कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और इसमें जो क्वेश्चन है वो लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक मीडियम एडवांस। इससे आपके पेपर में मैक्सिमम मेंस में एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद है या फिर ना भी आए, बट ये क्या है कि यहां से चीजें शुरू होती हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए डिटेल में, ठीक है। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हम पूरी ज्योमेट्री में यूज करेंगे तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। आप शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना है सबको। इफ 20 लाइन्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन, एक प्लेन है उसमें 20 लाइन खींची गई हैं इस तरीके से, सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, कि उनमें से कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है दैट मींस वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एंड नो 3 आर कंकरेंट, और कोई भी 3 लाइन क्या है उसमें कंकरेंट नहीं है, मतलब ना तो कोई भी 2 लाइन पैरेलल है और ना ही कोई भी 3 लाइन क्या है कंकरेंट है। तो वो कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो हमेशा, जैसे 20 लाइन्स है, कितनी लाइन्स है भाई आपकी, सपोज 20 लाइन्स है, उनमें से ना तो कोई भी 2 पैरेलल है और ना ही कोई 3 कंकरेंट है, मतलब वो आप एक दूसरे को काट लेना, तो कंकरेंट लाइन है ना पैरेलल लाइन। 20 रैंडम लाइन्स है, मतलब इधर उधर बिखरी पड़ी है वो, ना तो ये कोई कंकरेंट है ना इस तरीके से, समझ लो कि नहीं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए, ना तो कोई भी 2 पैरेलल है ना कोई भी 3 कंकरेंट है, तो नंबर ऑफ जो पॉइंट होंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, उनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनेंगे, नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होंगे, मैं उसका डायरेक्ट तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां तो 20 लाइन्स दी है, यदि सपोज स्मॉल n लाइन्स हो तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे वो होंगे n into n minus 1/2, n into n minus 1/2। को दिक्कत किसी को, n into n minus 1/2, ये इतने पॉइंट्स आपके बनेंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब ये कैसा है ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, 20 लाइन्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन, तो सबसे पहले ये आपकी सपोज पहली लाइन होगी, ये आपकी पहली लाइन होगी। अब दूसरी लाइन जो होगी वो पैरेलल नहीं है इसके, तो ऐसे होगी, कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब जो तीसरी लाइन है, मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन से तुम्हारा कितना पॉइंट बना, 1। 2 लाइन की वजह से कितना पॉइंट बना, 1। कोई दिक्कत, 2 लाइन की वजह से कितना पॉइंट बना आपका, 1। अब जो तीसरी लाइन है, ना तो इन दोनों में से किसी के पैरेलल है ना कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट नहीं तो इस पॉइंट से तो पास करेगी नहीं, तो जो तीसरी लाइन है वो कहीं यहां पे इस तरीके से होगी, यानी कि तीसरी लाइन की वजह से आपके कितने पॉइंट बने, 2 पॉइंट बने। तो तीसरी लाइन की वजह से कितने पॉइंट क्रिएट हुए, 2 पॉइंट क्रिएट हुए। अब जो चौथी लाइन है वो ना तो इन तीनों लाइन में से किसी के पैरेलल है ना कॉन्करेंट है, तो जो चौथी लाइन होगी वो आपकी भाई इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इन तीनों को कहीं ना कहीं पे काटेगी, कॉन्करेंट तो है नहीं। तो चौथी लाइन की वजह से कितने पॉइंट क्रिएट हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथी लाइन की वजह से 4 लाइन होने की वजह से कितने पॉइंट क्रिएट हुए, 3 पॉइंट क्रिएट हुए, 4 लाइन होने की वजह से। क्लियर ना भाई, पहली लाइन की वजह से कितना पॉइंट आया, 0 पॉइंट आया, क्योंकि पहली लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं किसी को, तो दूसरी लाइन की वजह से 1 पॉइंट, 3 लाइन की वजह से 2, 4 लाइन की वजह से 3, और लाइन है कितनी, लाइन है आपके पास टोटल 20 लाइन है, कितनी आपके पास टोटल 20 लाइन है। अगर टोटल 20 लाइन है तो 20 लाइन की वजह से, 20 लाइन की वजह से कितना पॉइंट आएंगे, टोटल 19 पॉइंट्स आएंगे। तो कितने टोटल पॉइंट क्रिएट होंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट 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 19, इस तरीके से जाएगा कि नहीं, 0 1 + 2 + 3 + डॉट 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 19। विदाउट इसमें, सो ये क्या है, ये आपका एक सम बन गया। ये क्या बन गया आपका, ये सम बन गया। क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 19 n into n + 1/2। 20 से आपका 2 10 बार कट जाएगा, 10 into 19 यानी कितना आ जाएगा आपका 190। तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, 190 पॉइंट्स बनेंगे। तो ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना 20 लाइंस थी, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 19 सम को 19 into 20 बटा 2 ये आएगा ना, फॉर्मूले से n into n + 1/2 होता तो ये, लेकिन नंबर ऑफ लाइन 20 थी तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 20 into 20 - 1/2, 20 into 20 - 1/2 इस तरीके से लिखेंगे। तो लाइंस कितनी थी, 20 मतलब स्मॉल n। तो फॉर्मूला जो बना वो क्या बना, n into n - 1/2। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो और लॉजिकली ये कहां से आया ये भी मैंने आपको समझा दिया। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा तो इससे लेवल का नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर कॉन्करेंट और पैरेलल लाइन होंगी तो उसमें काफी ज्यादा झंझट होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा तो सिंपली ऐसे पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। भाई नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे 20 ना, तो n into n - 1/2, 20 का मतलब n, ठीक है। बहुत लॉजिकल और आसान सवाल है भाई। पहली लाइन की वजह से कोई पॉइंट क्रिएट नहीं होगा, पहली लाइन एकदम सिंपल जा रही है। फिर से मैं एक बार इसको समझा दूं कि हमने क्या 20 लाइन है जिसमें ना तो कोई 2 पैरेलल है ना ही कोई कॉन्करेंट है 3। तो पहली लाइन ऐसे सिंपल मजे में घूम रही है, कोई पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ, ये मैंने लाइन लिखी है और ये पॉइंट है, पहली लाइन की वजह से कोई पॉइंट नहीं। दूसरी जो लाइन होगी ना तो पैरेलल नहीं है इसके, तो कहीं ना कहीं इसको काटेगी तो दूसरी लाइन ऐसे होगी, तो दूसरी लाइन की वजह से कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट। तीसरी जो लाइन है वो कॉन्करेंट तो है नहीं, यानी कि यहां से तो पास करेगी नहीं, ना ही इन दोनों में से किसी के पैरेलल है, तो तीसरी लाइन जो होगी भाई वो आपकी इस तरीके से होगी, यानी कि कितने पॉइंट क्रिएट हुई तीसरी लाइन की वजह से, हमेशा 2 पॉइंट क्रिएट होंगे। अब जो चौथी लाइन होगी वो कॉन्करेंट तो है नहीं किसी की, ना यहां से पास करेगी ना यहां से पास करेगी, ना तो इस पॉइंट से पास करेगी ना इस पॉइंट से पास करेगी ना इस पॉइंट से पास करेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है। तो चौथी जो लाइन होगी ना इन तीनों में से किसी के पैरेलल है, तो चौथी जो लाइन होगी मे बी इस तरीके से होगी। अगर इस तरीके से होगी तो ये तीनों की तीनों लाइनों को काटेगी कहीं ना कहीं पे, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इसको यहां पे। कि चौथी लाइन की वजह से कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। तो 20 लाइन है आपकी टोटल, तो 20वीं लाइन की वजह से कितने पॉइंट क्रिएट होंगे, 19। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर बन गया। 19 नेचुरल नंबर लिख सकते हो, 19 into 20 बटा 2। 20 को इस तरीके से अरेंज करके लिख दो, 20 into 20 - 1 बटा 2, यानी कि ये, और ये फॉर्मूला आज कितना क्या आंसर था आपको, 190 आ गया। मैं जनरल टर्म आपको बता रहा हूं कि यदि n लाइंस है और ना तो उनमें कोई 2 पैरेलल ना कॉन्करेंट, तो नंबर ऑफ जो पॉइंट्स बनेंगे n into 20 का मतलब यहां पे n रख देंगे, n into n - 1/2। कोई डाउट किसी को, आसान है, ठीक है। पर मैंने आपको डिटेल में समझाया क्योंकि लॉजिकली ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी टाइप का है, इसी टाइप का नहीं है, मतलब हट के एकदम। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 लाइंस ऑन ए प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, किसी समतल में 9 रेखाओं द्वारा अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे? क्लियर ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, एक सेकेंड देखेंगे क्या पूछा इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 लाइंस इन ए प्लेन, ऑफ 9 लाइंस इन ए प्लेन। अभी मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया कि मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 लाइंस इन ए प्लेन क्या होगा फॉर्मूला। अभी जो पहला सवाल था इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, एकदम सेम, उसको लैंग्वेज में डाल दिया। 9 लाइन है इस तरीके से, तो इनके जो 9 लाइन के इंटरसेक्ट होने की वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स तभी बनेंगे भाई जब ना तो कोई भी 2 लाइन पैरेलल हो, क्योंकि अगर 2 लाइन पैरेलल होंगी तो आपके एक पॉइंट का यहां पे नहीं बन पाएगा, इंटरसेक्शन ना होने की वजह से एक पॉइंट का आपका नुकसान हो गया। तो अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तभी तो पॉइंट क्रिएट होगा, ना ही इनमें से कोई 3 लाइन कॉन्करेंट होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्करेंट होने की वजह से आपके पॉइंट का नुकसान होगा। तीसरी लाइन यहां से पास करेगी तभी तो आपके पॉइंट्स मैक्सिमम बन पाएंगे। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बनने के लिए ना तो कोई भी 2 लाइन क्या होनी चाहिए आपकी पैरेलल होनी चाहिए, ना ही कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन होंगी तो कहीं आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, पॉइंट बनेगा नहीं, और कॉन्करेंट होंगी तो 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर जाएंगे तो आपके एक पॉइंट का नुकसान हो गया जो बन सकता था कॉन्करेंट ना होने की वजह से। तो यदि क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने 9 लाइन की वजह से, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, n into n minus 1/2, n into n minus 1/2। क्लियर है? यानी कि 9 into 8/2, 2 चौक 8 और 4 नाम 36। क्लियर है कि नहीं? 36। कोई डाउट इसमें? आंसर कितना है इसका? 36। n into n minus 1/2 को इस तरीके से लिख सकते हो NC2। क्या लिख सकते हो? NC2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो बनेंगे 2 लाइन के इंटरसेक्ट होने की वजह से वो कितने होंगे? 36। कोई डाउट इसमें? NC2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 लाइन इन प्लेन कितने बनेंगे आपके? NC2, n into n minus 1/2। C का मतलब कॉम्बिनेशन आपको आता होगा, ठीक है ना? ये 12th वगैरह में सिखाया जाता है। NC2, n into n minus 1/2, n की जगह 9 रखते हैं, 9 into 8 होते तो 36 आंसर आ गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। Out of 8 arbitrary non-collinear points, 3 points are taken at a time. Then the number of planes that can be drew through the 3 points is। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। 8 क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब कोई भी इसमें से कोलिनियर नहीं है। 8 9 कोलिनियर पॉइंट है, तो इसमें से 3 पॉइंट एट ए टाइम कंसीडर करके कितने नंबर ऑफ प्लेन बनाए जा सकते हैं थ्रू दी 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से प्लेन का मतलब समझते हो? प्लेन मतलब होता है एक फिगर जो इनक्लोज्ड हो, इस तरीके से। यानी कि 3 पॉइंट से कैसा इनक्लोज फिगर बनेगी? ट्राइंगल। तो ये कहना चाह रहा है कि स्पेस में इस तरीके से 8 पॉइंट है, 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 पॉइंट है और ये आपस में कोलिनियर नहीं है। ये क्या है? नॉन कोलिनियर है, सब अलग अलग बिखरे पड़े। तो इनमें से एट ए टाइम कोई 3 पॉइंट कंसीडर करके इस तरीके से कितने प्लेन्स बनाए जा सकते हैं, ये इस तरीके से आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम बना के तो काउंट करेंगे नहीं, तो एक तरीका होता है, वही तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहां पे ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बट जनरल फॉर्मूला या जनरल जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि स्पेस में यदि आपको n पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज n पॉइंट्स आपको गिवन है और उसमें से आप 3 पॉइंट एट ए टाइम कंसीडर करके 3 पॉइंट एट ए टाइम कंसीडर करके एक प्लेन बनाना चाह रहे हो, तो जो नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे, जो नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे, आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन ही तो देखना है। हर 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक प्लेन बनेगा, हर 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक प्लेन बनेगा जो ट्रायंगल होगा। बट आपके पास यदि n पॉइंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही तो आपको बताना है। तो आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है, n में से 3 का लेते हो तो आंसर क्या होगा आपका? NC3। यानी कि नंबर ऑफ जो प्लेन्स बनेंगे टेकन 3 पॉइंट्स एट ए टाइम, वो कितने बनेंगे आपके? NC3। लेकिन शर्त यह है कोई भी 2 पॉइंट क्या होने चाहिए आपके? कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, सब इधर उधर होना चाहिए। कोई डाउट में? तो नंबर ऑफ प्लेन्स कितने बनेंगे? NC3 बनेंगे। अब जितने पॉइंट्स आपके कोलिनियर है उतना उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उतने क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। अब नंबर ऑफ प्लेन्स आपसे पूछा, लेकिन क्या 3 पॉइंट एट ए टाइम कंसीडर कर रहे हो, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी मैंने जैसे बताया कि सपोज यहां पे 8 इस तरीके से n पॉइंट्स मान लेते हैं, n पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से एक प्लेन बनना है, तो और हमारे पास है n पॉइंट, तो n पॉइंट के कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा? NC3। ये आप सिंपलीफाई कर सकते हो। तो अगर सपोज जैसे इस क्वेश्चन में कितने दिए? 8 पॉइंट्स आपको पता है और 8 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट लेके आपको नंबर ऑफ प्लेन्स एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने, तो कैसे बताओगे? 8C3। ये आंसर हो जाएगा। 8C3 का मतलब ऐसे लिखते हैं, 8C3 3 है ना, तो 8 की गिनती 3 बार उल्टी करो, 8 7 6, ये 3 है ना, तो 3 की उल्टी 3 2 1, 3 3 2 1, 3 2 1 और 8 की 3 रिवर्स, 8 7 6, 3 दूनी 6 से 6 कट कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56। तो 56 आपके प्लेन से या 56 आपके ट्रायंगल बन जाएंगे 8 पॉइंट से। मैं आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं कि यदि उसने पूछा होता कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे 4 पॉइंट का एट ए टाइम यूज करते हुए, कितने का? 4 पॉइंट का एट ए टाइम यूज करते हुए नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, क्योंकि n पॉइंट्स है और उसमें से 4 पॉइंट अगर आप एट ए टाइम कंसीडर करोगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटर बनेगा ना चतुर्भुज। तो कितने क्वाड्रिलेटर बनेंगे? आंसर क्या हो जाता है? NC4। पेंटागन कितने बनेंगे? NC5। हेक्सागन कितने बनेंगे? NC6। क्लियर है कि नहीं? 2 पॉइंट से तो प्लेन बनेगा नहीं,
2 पॉइंट से तो प्लेन बनेगा नहीं, 2 पॉइंट से क्या बनता है? लाइंस। तो मैं बता दे रहा हूं 2 पॉइंट से क्या बनता है? लाइंस। अगर आपके पास n पॉइंट्स है तो n क्या है? n पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर, है ना, नॉन कोलिनियर, इसमें से कोई भी कोलिनियर पॉइंट है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी? आंसर क्या होगा? NC2। कितने नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे विद 3 पॉइंट एज ए टाइम कंसीडर करके, यानी कि ट्रायंगल कितने बनेंगे? आंसर इज NC3। यदि आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे 4 पॉइंट को एट ए टाइम कंसीडर करते हो, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? आंसर इज NC4। क्लियर है कि यदि कितने नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे 5 पॉइंट को एक साथ कंसीडर करते हुए, यानी कि कितना? पेंटागन, यानी कि NC5। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो सारी चीजें आपको मैंने यहां पे क्लियर करके बता दी है। कोई डाउट इसमें? आसान है, गुड। तो आंसर क्या क्वेश्चन का? 56। तो ये 3 क्वेश्चन है जो लॉजिकली आपके बन सकते हैं इंटरसेक्शन पे, मैंने 3 आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आपका 14 तक टोटल 10 क्वेश्चन जो है वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पे, पेपर में कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इफ एंगल EDF एंड एंगल HIJ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देख रहे ध्यान से, एंगल EDF और एंगल HIJ ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि इनका सम कितना है? 180 डिग्री होना चाहिए। एंड एंगल SUV एंड एंगल EDF आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है? आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि इसका सम कितना होगा? देन HIJ एंड SUV आर, तो आपको एंगल HIJ और एंगल SUV के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो क्या इंफॉर्मेशन है? एंगल HIJ और एंगल SUV क्या है? दोनों आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल है? इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। और एंगल EDF क्या है? दोनों में कॉमन है, एंगल EDF दोनों में कॉमन है, तो दैट्स व्हाई ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी तो सम कांस्टेंट 180 डिग्री रहेगा। देखिए एंगल HIJ और एंगल SUV क्या है? आपस में इक्वल है, यानी कि कैसे एंगल है? कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, एक जैसे। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में ये होता कि एंगल EDF प्लस एंगल HIJ बराबर 180 डिग्री, दैट मींस सप्लीमेंट्री एंगल, एंड एंगल SUV और एंगल EDF आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कोई डाउट? तो यहां पे फिर क्या होता कि आपका एंगल HIJ क्या होता? आपका बड़ा हो जाता, एंगल SUV से 90 डिग्री बड़ा हो जाता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री सम और कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री का 90 डिग्री सम। अगर 90 डिग्री होता तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है, यानी कि आपका एंगल HIJ क्या होना चाहिए? एंगल SUV से 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये 180 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री मोर है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए? आपका 90 डिग्री मोर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तब ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ एंगल KAT एंड एंगल JIF आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल हैं, यदि वो सप्लीमेंट्री हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दो एंगल है, व्हाटएवर इट इज, वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे आर बोथ एक्यूट, दे आर बोथ एक्यूट मतलब दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। दूसरा है दे मस्ट बोथ मेजर 90 डिग्री, दे मस्ट बोथ मेजर 90 डिग्री। और तीसरा है वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। तीसरा स्टेटमेंट ये है ऑब्ट्यूज। और चौथा स्टेटमेंट है नो डिटर्मिनेशन कैन बी मेड मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट से एनीथिंग, कांट से एनीथिंग। क्लियर है ना? कांट से एनीथिंग। अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तब। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है दैट मींस उन एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो पहला स्टेटमेंट तो देखते ही गलत हो गया, दे आर बोथ एक्यूट। दोनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि एक्यूट एंगल होने का मतलब है आपका ये सम, एक्यूट एंगल होने का मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल, ये भी 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो सम कभी भी 180 डिग्री नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन है नहीं। फिर दे मस्ट बोथ मेजर 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल मस्ट 90 डिग्री होने चाहिए, ये भी बात गलत है, क्योंकि सप्लीमेंट्री कंडीशन एंगल की परिभाषा ये है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, बट ये नहीं है कि दोनों एंगल इंडिविजुअली 90-90 होना चाहिए। 90-90 सम 180 होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल 90 डिग्री हो, मस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। अब इसको देख के बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है तो एक एंगल एक्यूट हो सकता है, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होंगे जब एक एक्यूट हो दूसरा ऑब्ट्यूज। ये बात भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल तब भी बन सकते हैं जब दोनों के दोनों एंगल क्या हो? आपके 90-90 डिग्री के हो, ना तो कोई एक्यूट है ना इनमें से दोनों में से कोई ऑब्ट्यूज है, ये तो दोनों राइट एंगल है, तब भी एंगल क्या हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, यानी कि दोनों एंगल राइट एंगल हो 90-90 डिग्री को, तो क्या सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यानी कि ये सही नहीं है। तो क्या आंसर है? कांट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं बता सकते। क्लियर ना? आपको लैंग्वेज पे भी थोड़ा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम कितना हो? आपस में सम हो 90 डिग्री। तो आपको 57 डिग्री 16 मिनट, क्वेश्चन है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताना है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पहले ये 16 डिग्री 22 मिनट का क्या चक्कर है ये समझ लेते हैं।
मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। अब इसके छोटे छोटे 90 पार्ट कर दो आप, अगर आप इसके छोटे छोटे इस तरीके से 90 पार्ट कर दो तो ईच पार्ट कितना होगा आपका 1 डिग्री का होगा। ईच पार्ट कितने का होगा आपका 1 डिग्री का होगा। अब ये मैंने एक 1 डिग्री का एंगल पकड़ लिया, सपोज ये 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के एंगल के अगर मैं छोटे छोटे 60 पार्ट कर दूं, छोटे छोटे क्या कर दिए मैंने इसके 60 पार्ट कर दिए, तो ईच छोटा जो पार्ट होगा ये आपका 1 मिनट का होगा। ये साइन है मिनट का, तो 1 डिग्री के मैंने कितने पार्ट किए, छोटे छोटे 60 पार्ट किए, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया आपका 60 मिनट हो गया। 1 डिग्री बराबर क्या हो गया 60 मिनट हो गया, कोई दिक्कत। अब ये 1 मिनट का जो छोटू सा एंगल आया इसको मैंने फिर से पकड़ लिया 1 मिनट वाले छोटू एंगल को। अब इस 1 मिनट के मैंने फिर से 60 इक्वल पार्ट कर दीजिए, 60 इक्वल पार्ट कर दिए, तो फिर ये 60 160 थीटा जो होगा यानी कि 60वां भाग जो होगा, ये जो छोटा जो एंगल आएगा 60 पार्ट करने से जो एक पार्ट आएगा ये कितने का तुम्हारा 1 सेकंड का होगा। कितने का होगा 1 सेकंड का, यानी कि मैंने 1 मिनट के एंगल के कितने पार्ट किए 60 इक्वल पार्ट किए, तो ईच पार्ट क्या होगा आपका 1 सेकंड का होगा। यानी कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है आपका 60 सेकंड होता है। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड होता है। यानी कि 1 डिग्री मतलब 60 सेकंड और 1 मिनट मतलब 1 डिग्री मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है 57 डिग्री 16 मिनट का। तो ये तो था कांसेप्ट मिनट और सेकंड के पीछे। अब ध्यान से देखना, यहां पे आप इस क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ऑप्शन को और इसको जोड़ के देख लो, जो ऑप्शन आपको सम 90 डिग्री दे दे इसका और ऑप्शन का, तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सम क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन और इसका सम जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए वही आंसर हो जाएगा। दूसरा लॉजिकली मैं आपको बताता हूं कि लॉजिकली क्या है कि 90 डिग्री सम क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 डिग्री होता है। भाई अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो उसको क्या करोगे 90 डिग्री में से माइनस करोगे। तो 90 डिग्री को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 90 डिग्री को लिख सकते हो 89 डिग्री और 1 डिग्री नहीं लिख सकते। 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री ये तो होता है 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को। 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 60 मिनट ही तो होता है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 60 मिनट ही तो होता है, अभी तो समझा। और क्या 60 मिनट को ऐसे नहीं लिख सकते 59 मिनट प्लस 1 मिनट। 60 मिनट का मतलब 59 मिनट प्लस 1 मिनट ही तो होता है। और 1 मिनट का मतलब क्या होता है 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड ही तो होता है। तो यानी कि मैंने 90 डिग्री को डिग्रीज में मिनट में सेकंड में इस तरीके से ब्रेक करके नहीं लिख सकते। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट प्लस 59 मिनट यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, और 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री मतलब 90 डिग्री। क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो 90 डिग्री की ये वैल्यू है। आपको 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड का क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री यानी कि इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड को क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, सीधा सीधा माइनस करोगे तो देखो सीधा सीधा कटेगा। 60 माइनस 22 कितना होता है 38 मिनट। 59 माइनस 16 9 में से 6 3 5 में से गया 4 43 सॉरी 38 सेकंड 43 मिनट 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 32 डिग्री। क्लियर है कोई डाउट इसमें। तो 32 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकंड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इजीली है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। कोई डाउट। और वैसे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है ये आपके 1 रेडियन की वैल्यू होती है। ये क्या होता है आपका 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। एक दो बार पेपर में पूछा गया कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, तो इसको आप याद कर लेंगे कि 1 रेडियन को यदि डिग्री में एक्सप्रेस करना हो तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है आपका 1 रेडियन। कोई डाउट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है क्लियर है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। कहता है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो एंगल्स क्या है आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ 8 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 7 टाइम्स ऑफ अदर एंगल देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। बहुत आसान है। दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दो एंगल्स का सम क्या है तुम्हारा थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो यही होता है। और 8 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 7 टाइम्स ऑफ अदर एंगल। ये दे रखा 8 थीटा 1 प्लस बराबर 7 थीटा 2। एक एंगल का 8 टाइम्स दूसरे एंगल का 7 टाइम्स के इक्वल है। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे देखो तो यहां से क्या आ जाएगा आपका रेशियो आ जाएगा ना 7:8 क्या आ गया आपका रेशियो आ गया। दोनों एंगल का क्या आ गया रेशियो आ गया, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 किस अनुपात में 7:8 के अनुपात में। और टोटल सम कितना है 90 डिग्री है। तो 7 प्लस 8 15 की वैल्यू 90 हो गई। अगर 15 की वैल्यू 90 डिग्री तो 1 की वैल्यू 6 डिग्री। मुझे किससे मतलब है स्मॉलर एंगल से, क्योंकि आपको स्मॉलर एंगल क्या बताना है सप्लीमेंट बताना है। तो 1 की वैल्यू 6 डिग्री तो स्मॉलर एंगल तो 7 यूनिट है ना। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 डिग्री। 7 से 42 कितना हो जाएगा 42 डिग्री। विदाउट 42 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट बताना, तो सप्लीमेंट क्या होगा 42 डिग्री का 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री यानी कि 138 डिग्री। कितना हो जाएगा 138 डिग्री। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कोई डाउट इसमें। आसान सवाल है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में प्री में पूछे गए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है। नाउ the measure of an angle is 14 degree less than measure of its complementary angle, then find the value of angle। क्वेश्चन नंबर 8। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। जैसे 44 डिग्री है, 34 डिग्री है, 52 डिग्री है और 38 डिग्री है। क्लियर नहीं। क्वेश्चन कहता है कि द मीजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है ना। तो इस जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर एकदम देखते ही बता सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आपका आंसर 52 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं, नहीं आपका आंसर 44 डिग्री पॉसिबल है।
34 और 38 ही बचेगा। अभी मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों। क्वेश्चन में दिया है कि मीजर ऑफ एन एंगल 14 डिग्री लेस देन मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल की माप उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो यदि आप जैसे आंसर लेके चलते हो आप ये 44 डिग्री आंसर लोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, 46 डिग्री आएगा। कितना है कॉम्प्लीमेंट्री, 46 डिग्री आएगा। तो 46 डिग्री से 40 डिग्री तो 2 डिग्री कम है ना, तो आंसर नहीं है। आंसर लेके चलोगे 34 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा कितना आपका 56 डिग्री। कितना आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री 56 डिग्री। ठीक है, तो ये 6 में 4 का 2, 5 में 3 का तो 22 डिग्री होगा, तो ये 22 डिग्री कम है, 14 डिग्री कम होना चाहिए। 52 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 52 से कम ही हो जाएगा, तो ये तो आंसर इसलिए देखते ही खत्म हो गया। अगर आप आंसर मानते हो 38 डिग्री तो 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपका 52 डिग्री। कितना होगा 52 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 52, और 52 से जो आपका 38 है कितने डिग्री कम होगा, 14 डिग्री कम होगा। गुड आउट, 52 डिग्री से आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो कितना कम होगा, 14 डिग्री कम होगा। क्लियर है, सबको बात समझ में आई? ठीक है, ओके। द मीजर ऑफ एन एंगल 14 डिग्री लेस देन मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से कर सकते हो कि आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो गया और बाकी 3 ऑप्शन आपने देखते ही एलिमिनेट कर लिए। और ऑप्शन उससे देखना है आपको, मेथड से देखना है तो मेथड से भी देख सकते हो कि एक एंगल की जो माप है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री एंगल है। सपोज आपका एंगल है थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल की जो माप है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या है 14 डिग्री कम है, यानी कि थीटा बराबर 90 माइनस थीटा माइनस 14। यहां से 2 थीटा बराबर 90 माइनस 14 कितना जाएगा 76। तो थीटा बराबर क्या जाएगा आपका 38 डिग्री। थीटा बराबर कितना जाएगा 38 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जो 7:5 के अनुपात में, तो उनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक एंगल 7 यूनिट, एक एंगल 5 यूनिट, तो 12 की वैल्यू कितनी देर 180 यूनिट, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी 15 डिग्री। एक की वैल्यू कितनी जाएगी 15 डिग्री। यदि एक की वैल्यू 15 डिग्री तो आपसे पूछा डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है दोनों एंगल के बीच में 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 डिग्री, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक सारे आसान क्वेश्चन है, वो किससे टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। यस, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। सपोज आपका कोई एंगल थीटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि किसी एंगल थीटा के सप्लीमेंट्री एंगल की जो माप है वो उस ओरिजिनल एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। ये आपको दिया है। The measure of the supplementary of an angle is 10 degree more than 4 times of original angle. Find the complementary of angle of that. तो उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल। ठीक है, तो यहां से 180 माइनस 10 कितना जाएगा 170 डिग्री। 170 डिग्री बराबर 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, तो थीटा बराबर कितना जाएगा 5 15 5 20 कितना गया 34 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है 34 डिग्री। आपसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या हो जाएगा 90 माइनस 34 यानी कितना 56 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 56 डिग्री। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बहुत आसान है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x प्लस 4। एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल 12x प्लस 4 है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के मेजर 6x डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो 6x डिग्री है। व्हाट इज के? के की वैल्यू क्या है? देखिए बहुत आसान है। सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ के इज 12x प्लस 4 डिग्री, तो के का सप्लीमेंट्री एंगल तो है आपका 12x प्लस 4 डिग्री। के का ये सप्लीमेंट्री एंगल दिया है, ये तो 12x प्लस 4 डिग्री, और इसी एंगल के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दे रखा है 6x डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 6x डिग्री। क्लियर? तो आपसे पूछा है के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, तो बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 12x प्लस 4 6x डिग्री। अभी मैंने बताया था आपको जैसे कोई एंगल थीटा है, तो थीटा का सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 माइनस थीटा, और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा का जो सप्लीमेंट्री है उसी एंगल थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है 90 डिग्री ज्यादा है कि नहीं। बस इसी लॉजिक का हम यहां पे आसानी से यूज कर सकते हैं कि यहां पे के का सप्लीमेंट्री है ये और के का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूर्ण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा एंगल से कितना ज्यादा 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 12x प्लस 4 डिग्री में से 6x डिग्री माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री आना चाहिए। तो 12x माइनस 6x यानी कि 6x बराबर कितना 90 माइनस 4 यानी कि 86 डिग्री, तो x बराबर कितना जाएगा यहां पे 86/6 यानी कि 43/3 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 43/3 डिग्री। कोई डाउट इसमें? ये बहुत आसान है। लेकिन आपसे तो एंगल के की वैल्यू पूछे तो x आया, तो के की वैल्यू पूछी आपसे, तो अगर x की वैल्यू 43/3 डिग्री है तो 6x कितना होगा 6x होगा 6 × 43/3 डिग्री यानी कि कितना 3 दूनी 86 डिग्री। के की वैल्यू 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 86 डिग्री, और के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x यानी कि 86 डिग्री है, तो के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 86 डिग्री है, यानी कि एंगल के की वैल्यू कितनी आपकी 4 डिग्री। एंगल के की वैल्यू कितनी आपकी 4 डिग्री। डायरेक्ट के नहीं निकलेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री। यहां से निकाल सकते थे पर कैलकुलेशन से अवॉइड करना है, तो यदि x की वैल्यू 43/3 है तो 6x की वैल्यू 6 × 43/3 यानी कि क्या होगी 86 डिग्री होगी। तो एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 86 है, तो एंगल के की वैल्यू क्या होगी 4 डिग्री होनी चाहिए। कोई दिक्कत? आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। ओके, यस,
एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक्स एंड वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, हाफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, देन फाइंड एक्स रेशियो वाई, देन फाइंड एक्स रेशियो। एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मींस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि वाई, वो इक्वल टू हाफ दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, हाफ है। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सबको बात समझ में कि नहीं? एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल, दैट मींस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्लियर है। और क्वेश्चन में ये कहता है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स यानी कि वाई, वाई इज इक्वल टू हाफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस वाई का क्या है, हाफ है। तो यहां से 2y बराबर कितना आ गया 90 माइनस वाई, तो 3y बराबर कितना आ गया आपका 90, सो y बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो y की वैल्यू यदि 30 डिग्री आ गई तो यहां से x की वैल्यू 180 माइनस 30 यानी कितना आ गया 150, x कितना गया 150 डिग्री आ गया। अब x तो 150 है और y 30 है, तो आपसे पूछा x रेशियो y, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा आपका 5:1, x रेशियो y कितना हो जाएगा 5:1। कोई डाउट इसमें? आसान है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। यस, द मीजर ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है? द मीजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कोई एंगल ए है और एंगल ए का जो सप्लीमेंट एंगल है यानी कि 180 डिग्री माइनस ए, कोण ए के संपूरक कोण की माप, उससे कोटि पूरक कोण के उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के 2 गुने से 40 डिग्री अब दिखा है। तो इस तरीके से लिखोगे, कोई एंगल ए है और एंगल ए का जो सप्लीमेंट एंगल है वो 40 डिग्री ज्यादा है एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट एंगल के 2 गुने से, ठीक है ना। तो एंगल ए का सप्लीमेंटरी एंगल ये रहा, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक। क्वेश्चन सॉल्व, यहां से देखोगे तो ए की वैल्यू आसानी से आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ए बराबर 180 डिग्री माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। 180 से 180 कट गया, 2 इधर आएगा तो 2a माइनस ए कितना हो जाएगा आपका ए। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री, ठीक है। बट आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। सम पूछा है सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल का, एंगल ए का। तो एंगल ए का सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस ए, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस ए, उन दोनों का क्या पूछा है आपसे? सम पूछा है। तो सम क्या हो जाएगा 180 प्लस 90 यानी कि 270 माइनस 2a है कि नहीं, और ए की वैल्यू 40, तो 40 दूनी 80, तो 270 माइनस 80 यानी कि 190 डिग्री। क्या हो जाएगा सम? 190 डिग्री। क्लियर ना? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में ना? आसान सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे बड़े ध्यान से। ओके, नाउ क्वेश्चन, 3 angles are in GP in ascending order. Smallest angle is complementary to one angle and supplementary to other angle. Find the value of largest angle. तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैंने खुद बनाया है, ध्यान से देखेंगे। 3 एंगल्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, असेंडिंग ऑर्डर में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबको पता है, एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी 2 लगातार क्रमागत पदों के बीच का जो अनुपात है, जो रेशियो वो कांस्टेंट रहे। तो 3 एंगल जीपी में असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन एंगल एंड सप्लीमेंट्री टू अदर एंगल। तो इस तरीके से आपके 3 एंगल हैं जो जीपी में है। तो जीपी में कैसे होती हैं चीजें, ये ए फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, तो दूसरा टर्म ए आर हो गया और तीसरा टर्म क्या हो गया आपका ए आर स्क्वायर। यही जीपी होती है। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने स्मॉल ए आर और ए आर स्क्वायर मान लिया। फर्स्ट टर्म आपका ये, सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर है। ये 3 एंगल आपके इस तरीके से हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट मींस स्मॉल ए ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा और ये मिडिल वाला होगा, ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट होगा, ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट होगा। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है कि नहीं? ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट होगा, ठीक है, और ये आपका मिडिल एंगल होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब क्या बोला है फिर इसमें, इफ सप्लीमेंट्री एंगल स्मॉलेस्ट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू वन एंगल एंड सप्लीमेंट्री टू अदर एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। यहां पे ये बात भी लॉजिकली है। अगर देखो मैंने आपको बताया जैसे कोई एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है इसका 180 माइनस थीटा। यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब किसी भी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है 90 डिग्री बड़ा होता है। यानी कि ये वाला एंगल तो लार्जेस्ट होगा, मिडिल होने वाला है, स्मॉलेस्ट होने वाला है। यानी कि अगर ये मिडिल में होने वाला तो ये अगर सपोज एंगल ए आर है तो ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ए का ए आर होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तुम्हारा ए आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट है। कोई दिक्कत? स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉल ए तो हमको दे रखा है और मिडिल वाला ए आर है और जो लार्जेस्ट है वो ए आर स्क्वायर है। तो कोई भी एंगल है थीटा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 90 माइनस थीटा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा होता है। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है किसी भी एंगल का वो क्या होता है 90 डिग्री क्या होता है बड़ा होता है, यानी कि बड़ा होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो लार्जेस्ट होगा, ये मिडिल होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट होगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ए आर और ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपका ए आर स्क्वायर।
क्लियर है, क्योंकि आपका ए जो है वो स्मॉलेस्ट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को, वो करो आप ऑप्शन मेथड से। जो ऑप्शन आपकी कहेगी बात को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन से भी और इसको बेसिक से भी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं इसको ऑप्शन से। जैसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से सी और डी ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए, वो आंसर पॉसिबल हो नहीं सकते। पहला और दूसरा आपका आंसर पॉसिबल है, तो सबसे पहले मैं पहला और दूसरे को चेक करूंगा। ये क्यों ऑप्शन एलिमिनेट कर दी मैंने, वो अभी आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, आपको इसमें बतानी है लार्जेस्ट एंगल की। तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बतानी, तो सबसे लार्जेस्ट एंगल तो यही होगा ना आपका 45 इंटू 2 प्लस रूट 2। AR स्क्वायर की वैल्यू ये होनी चाहिए 45 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब मैंने बताया कि एंगल थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, थीटा का सप्लीमेंट्री ये है 180 माइनस थीटा। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये मीडियम है, ये लार्जेस्ट है। क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि ये 90 डिग्री क्या होता है आपका बड़ा होता है। ये 90 डिग्री क्या होता है आपका बड़ा होता है, इस तरीके से। गुड आउट, यानी कि ये 90 डिग्री बड़ा है, तो 90 डिग्री अगर मैं इस वाले एंगल में से 90 डिग्री माइनस करूंगा तो मुझे मिडिल वाला एंगल मिलेगा कि नहीं? यानी कि 45 इंटू 2 प्लस रूट 2 ये आपका AR से बीच वाले एंगल से कितना बड़ा है? 90 डिग्री बड़ा है। तो अगर मैं इसमें से क्या करूं, 90 डिग्री माइनस करूं, क्या करूं, 90 डिग्री माइनस करूं, तो बीच वाला एंगल मिलेगा। तो 45 दूनी 90 से 90 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 45 इंटू रूट 2। तो मिडिल वाला एंगल मेरा क्या बचेगा 45 इंटू रूट 2, ये बचेगा। कोड आउट किसी को क्लियर है? 45 इंटू रूट 2 ये आपका मिडिल वाला एंगल होना चाहिए। अब सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये और ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 45 रूट 2 है, तो ये ए क्या होना चाहिए 90 में से घटाना पड़ेगा, क्या 90 में से माइनस करना पड़ेगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 रूट 2 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, तो कैसे करोगे, 90 डिग्री में से घटाओगे, क्या करोगे 90 डिग्री में से घटाओगे। कोई दिक्कत किसी को, ये बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है, ये मिडिल वाला एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है। तो ये और आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये और आपस में क्या है सप्लीमेंट्री है। तो 45 इंटू 2 प्लस रूट 2 ये मैंने मान लिया, 90 डिग्री माइनस करोगे तो ये एंगल आएगा। फिर ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 45 रूट 2 तो 90 डिग्री में से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आएगा। गुड आउट। तो अगर यहां से देखोगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 45 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है 45 इंटू 2 माइनस रूट 2 ये बच रहा है 45 इंटू 2 माइनस रूट 2। अब ये तीन आपके एंगल है, अगर ये तीन एंगल आपके हैं और ये अगर जीपी में हुए तो यही आंसर होना चाहिए, अदरवाइज ये आंसर नहीं। तो अगर मैं इनको चेक करूं, इनका मैं रेशियो लूं, मुझे चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं। तो अगर आप रेशियो लोगे तो यहां पे 45 45 45 ये क्या होगा आपका कट गया, 45 45 45 कट गया। इस वजह से मैंने आपके ये कौन से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, क्योंकि वहां पे 60 और 75 आ रहे थे और 60 और 75 को काटना बहुत डिफिकल्ट है, वो कभी भी जीपी में आ नहीं पाएगा, क्योंकि 75 60 में से क्या करेगा दिक्कत करेगा। और यहां पे 45 45 45 हमेशा इस तरीके से क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। तो अगर ये फर्स्ट टर्म आपका 2 माइनस रूट 2 है, एक आपका रूट 2 है और एक है आपका 2 प्लस रूट 2, जीपी में होने के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जो रेशियो इसका है वही रेशियो आपका इसका होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं देखूं तो 2 माइनस रूट 2 कितनी टाइम्स है, रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2 इतने गुना है कि नहीं, 2 माइनस रूट 2 से रूट 2 कितने गुना, रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। अगर देखोगे तो यहां से रूट 2 नीचे से रूट 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, रूट 2 से रूट 2 कट गया, कितना बचा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 क्या होता है, रूट 2 प्लस 1 होता है। क्या होता है, रूट 2 प्लस 1 होता है। तो ये तो 2 माइनस रूट 2 से रूट 2 प्लस 1 टाइम्स क्या होता है आपका रूट 2 होता है। अब रूट 2 से रूट 2 प्लस 1 टाइम्स करके देखो क्या ये आता है, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू 1 रूट 2, यही आंसर है, ये जीपी में है। क्लियर है कि नहीं? कॉमन रेशियो क्या है आपका, रूट 2 प्लस 1 आ गया ना, ये रूट 2 प्लस 1 टाइम्स है, ये भी रूट 2 प्लस 1 टाइम्स है, क्या आंसर ये आपका जीपी में हो गए। तीनों टर्म्स हैं आपके जीपी में, 45 45 45 तो कटेगा, तो उसको मैंने देखते ही एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को पूरा मेथड से बनाना है तो इसको मेथड से भी बना के दिखा देता हूं, पर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना। एग्जाम में जो मैंने अभी आपको ऑप्शन से बताया हमेशा वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए अब जैसे ये आपका एंगल तीनों जीपी में, ये स्मॉल ए है, ये आपका एआर होगा, ये आपका एआर स्क्वायर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जीपी, यानी कि स्मॉलेस्ट, मिडिल, ये लार्जेस्ट। और एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये क्या होगा इसके सप्लीमेंट्री होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नाउ इसके बाद ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम होगा आपका 90 डिग्री। सो ए प्लस ए आर कितना आ गया आपका 90 डिग्री। इसी तरीके से ए और ए आर स्क्वायर क्या है आपस में सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर का सम कितना होगा 180 डिग्री। और दोनों को क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1/2। यहां से 2 प्लस 2r बराबर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 बराबर 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 बराबर 0। यहां से स्मॉल आर की वैल्यू सीधे चल फॉर्मूले से माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो r की वैल्यू आएगी 1 प्लस रूट 2, 2 से डिवाइड होगा ना, r की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस रूट 2। आपसे कुछ में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू पूछे तो लार्जेस्ट एंगल तो ए आर स्क्वायर है ना, लार्जेस्ट एंगल तो ए आर स्क्वायर है, तो मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए। ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाल लीजिए, रख के इस वाली इक्वेशन से यहां से इजीली निकाल सकते हैं ए की वैल्यू, ठीक है ना। ये मैं सब रफ कर रहा हूं, ए की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखो यहां पे ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में तो 1 प्लस आर बचना है, और आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 2 है। आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 2, यहां से ए बराबर आएगा 90 अपॉन 2 प्लस रूट 2। ये स्मॉल ए की वैल्यू आएगी 90 अपॉन 2 प्लस रूट 2। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, यहां से मैं रूट 2 कॉमन ले सकता हूं, नीचे से क्या बचेगा रूट 2 प्लस 1, और रूट 90 से रूट 2 कितनी मार जाएगा 45 अंडर रूट 2, 45 दूनी 90 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ये स्मॉल ए की वैल्यू आपसे पूछा लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल क्या है ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, ये जो मैंने कैलकुलेट की 45 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, और आर स्क्वायर कितना ये रहा
1 प्लस रूट टू कितना है 1 प्लस रूट टू यानी कि रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट टू प्लस 1 से ये आपका रूट टू प्लस 1 आपका एक कट गया, क्या बचा 45 रूट टू इंटू रूट टू प्लस 1, रूट टू की रूट टू में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, रूट टू की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट टू, सो 45 इंटू 2 प्लस रूट टू डिग्री, ठीक है ना। ये आपका आएगा लार्जेस्ट एंगल। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से मैंने थोड़ा फास्ट किया पर आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन अगर आया तो ऑप्शन मेथड से। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब जो आपके सवाल हैं वो आपके फिगर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड थीटा, एक फिगर में फाइंड थीटा, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड थीटा। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे रखा है, क्लियर है, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है पर मैं आपको इसको करने की ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप इसको 10-12 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ये एंगल दिया आपको 38 डिग्री और ये एंगल दिया है आपको 47 डिग्री और ये वाला एंगल दिया है आपको 65 डिग्री। आपसे ये एंगल थीटा, इसकी वैल्यू पूछे कि थीटा क्या होगा, क्लियर है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो 38 से 47 कितना बड़ा 9, तो 65 से 9 बड़ा कितना 74 डिग्री आंसर, ठीक है। बस इतने ही समय का क्वेश्चन है। कैसे आप देखेंगे इसको ध्यान से, ये जो दो है आपके दो ट्रायंगल बनने इस तरीके से, अगर आप देखो तो आपके दो ट्रायंगल बनने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दिख रहा है ना। और ये है वर्टेक्स ओ मान लिया, ये जो एंगल है दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? दोनों का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है, दोनों का आपस में इक्वल होंगे। अब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, सम तो कांस्टेंट होने वाला 180 डिग्री। अगर सम कांस्टेंट होने वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो बाकी जो दोनों एंगल बचे इसका और इन दोनों एंगल का सम आपस में इक्वल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि तो इक्वल है। 38 प्लस थीटा बराबर 47 प्लस 65 होना चाहिए कि नहीं। इन दोनों एंगल का सम 38 प्लस थीटा का 47 प्लस 65 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो कॉमन है और सम 180 डिग्री है। अगर 38 प्लस थीटा 47 प्लस 65 आपस में बराबर है सम, तो देखिए 38 से तो 47 कितना 9 डिग्री ज्यादा है और सम को यदि बराबर रखना है और ये 9 डिग्री बैलेंस है ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए ये तुम्हारा जो थीटा है 65 से 9 डिग्री ज्यादा होगा कि नहीं, यानी कि 65 प्लस 9 कितना होगा 74 डिग्री। 65 प्लस 9 कितना होगा 74 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो इजीली। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यस, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पेपर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इन दी शोन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। आपको x का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 16, आपको इस टाइप से एक फिगर दे रखा है, ओके, ए बी सी डी ई, और ये एंगल है आपका 4x एंड दिस एंगल इज 5x एंड दिस एंगल इज 3x। आपको x का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। x का सप्लीमेंट्री एंगल तो तब बताओगे जब आपको x की वैल्यू पता हो और ए बी जो है डी के पैरेलल है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ए बी जो है डी के पैरेलल है। देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे, पर मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा कि जो बेस्ट तरीका है, ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये जो फिगर है, इस टाइप की जो जिगजैग टाइप की फिगर होती है, इस टाइप की कोई भी फिगर होती है, आप क्या करो, ये जो बीच में वर्टेक्स होता है ना, यहां से एक और पैरेलल लाइन खींच दो, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल दी हुई होंगी, जो इन दोनों के भी पैरेलल हो हमेशा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? अब ये 4x है, ये 3x है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये है आपका वर्टेक्स सी। ध्यान से देखना, ये आपका वर्टेक्स सी, तो वर्टेक्स सी से पास करती हुई एक लाइन यहां से आप खींच दीजिए इस तरीके से, वर्टेक्स सी से पास करती हुई, और ऐसी लाइन खींचिए जो ए बी और डी दोनों के पैरेलल हो, यानी कि ये भी क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत किसी को, ये भी क्या है, पैरेलल है ना। और ये लाइन वाली मैंने एफ जी, क्या है एफ जी, एफ जी जो है डी की भी पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है। कोई दिक्कत? अगर एफ जी और डी ई पैरेलल है और ये 3x है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, छोटा एंगल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, पैरेलल लाइन है 3x और 3x, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अगर ये 4x है, ए बी और ये एफ जी पैरेलल है, ये 4x है, तो ये एंगल जो बचा ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 4x, 180 माइनस 4x। कल ही तो बताया था कि जैसे ये तो पैरेलल लाइन है, तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होता है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर नहीं, यानी कि अगर ये 4x है तो कितना होगा आपका, ये 180 माइनस 4x होगा। क्लियर? तो पूरा टोटल एंगल जो हो गया 180 माइनस 4x प्लस 3x, यानी कि कितना हो गया 180 माइनस x, 180 माइनस 4x प्लस 3x कितना हो गया 180 माइनस x। और जबकि ये पूरा एंगल दे कितना रखा है क्वेश्चन में, 5x दे रखा है, सो 180 माइनस x बराबर कितना हो गया आपका 5x। तो यहां से 180 बराबर कितना आ गया आपका 6x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। कोई डाउट? आपसे पूछा है x का सप्लीमेंट्री एंगल, तो x का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस x, यानी कि 150 डिग्री, 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री आपका x का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए इसमें कोई डाउट? आसान है, गुड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी है। तो इस टाइप से आपको फिगर दे रखा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, एज इट इज पी क्यू आर एस टी, ये लाइन दे रखी है पी क्यू आर एस टी, लाइक दैट। ये एंगल दिया है आपको 110 डिग्री का और ये एंगल दिया है आपको 130 डिग्री का, गुड।
आपसे पूछा एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस यानी कि आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है, और पी क्यू जो है एसटी के पैरेलल यानी कि जो पी क्यू है ये आपका एसटी के पैरेलल है। इस तरीके से आपको देखा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पैरेलल लाइन का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप इनकी ट्रांसवर्स लाइन नहीं बनाओ। अभी पैरेलल लाइन यहां घूम रही है, हम इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप इनको आगे ना बढ़ाओ, प्रेम भाव के साथ उनकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन ना बनाओ, तब तक आप कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे एंगल्स वगैरह की। तो हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइन दूसरे को प्यार नहीं करती हो तो उनको आपस में प्यार करवाओ और तब उनसे आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो आगे बढ़ के ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये क्या होगी, इनके ट्रांसवर्स लाइन होगी, तिरक रेखा होगी। ट्रांसवर्स लाइन में अगर ये एंगल 130 डिग्री तो ये एंगल भी कितना होगा, आपको 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 110 डिग्री है, 130 डिग्री क्या होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। कोई दिक्कत किसी को बात समझ। लेकिन अब कैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके। अगर 110 डिग्री है तो भाई ये वाला एंगल कितना होगा, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन है तो 70 डिग्री का होगा, और ये 70 है, ये 130 है, तो ये कितना बचा आपका 60 डिग्री का बचा। बात खत्म। कैसे, क्योंकि ये क्या हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं, ये 70 डिग्री है, ये आपको निकालना है, और यहां पे इसका एक्सटीरियर कितने का बना, 130 का, तो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत किसी को। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 60 डिग्री। इजी है, गुड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, और प्री लेवल का एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, बट इसमें क्वेश्चंस आया हुआ है ये प्रीमियस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 18 अभी मैं करवा चुका हूं। इस तरीके से आपको पैरेलल लाइन दे रखी है। ओके, ये देखिए ए बी, और ये पॉइंट है आपका सी, ये है आपका डी, और ये है आपका ई। ए बी सी डी इधर का। दिस एंगल इज 43 डिग्री, दिस एंगल इज 51 डिग्री, और आपसे पूछा ये एंगल एक्स की वैल्यू क्या है। और ये दोनों जो लाइन है ए बी और डी ई, ये क्या है, आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या समांतर। तो मैंने बोला जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखाई दे, आपको एंगल एक्स की वैल्यू निकाले, तो ये जो बीच में पॉइंट बनता है ना, इन दोनों पैरेलल का कब तक यूज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम क्या करेंगे कि एक कॉमन एक या तो एक पैरेलल लाइन ना खींच दे कैलकुलेशन के लिए, या फिर एक कॉमन ट्रांसवर्स लाइन ना बना ले। तो यहां पे आसान ये है कि आप एक और पैरेलल लाइन खींच दीजिए यहां से, जो ए बी और डी ई दोनों के समांतर, यानी कि तीनों लाइन क्या है आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तीन लाइन क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। कोई डाउट इसमें, ये बात समझ में आई ना। अच्छा, अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये है 43 डिग्री का एंगल, ये 43 डिग्री का ए बी, और ये जो लाइन आपस में पहले 43 डिग्री, तो ये जो एंगल बचा, ये वाला जो एंगल बचेगा आपका, ये भी 43 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि क्या है आपका अल्टरनेट एंगल है। और ये 51 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना बचेगा आपका, 51 डिग्री का भी बचेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये आपका 51 डिग्री का, तो ये कितना बचेगा आपका 51 ही बचेगा ना, अल्टरनेट एंगल। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल तो 43 प्लस 51 हो गया ना, 43 प्लस 51 यानी कि कितना, 94 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है, 94 डिग्री। कोई डाउट, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज मैंने एक तरीका और बताया कि या तो मैंने पैरेलल लाइन खींच लो, या फिर जो मैंने बताया आपको कि पैरेलल लाइन का यूज आप तब तक नहीं कर सकते एंगल निकालने में जब तक आप उनकी कॉमन ट्रांसवर्स लाइन नहीं बनाते। तो कॉमन ट्रांसवर्स लाइन बना लेते हैं, ये एंगल एक्स आपको निकालना है। कॉमन ट्रांसवर्स लाइन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए बन गया आपका कॉमन ट्रांसवर्स लाइन, बन गई कि नहीं। ये ए बी और ये आपका डीई, ये ए बी है, ये आपकी डी है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन और ये क्या है, इनकी ट्रांसवर्स लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्स लाइन है और ये एंगल आपका 51 का है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 51 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, 51। कोई दिक्कत किसी को। अब ये ट्राइंगल मैं मान लेता हूं ए बी, और ये पॉइंट क्या है आपका सी। ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट इंटीरियर एंगल की सम के बराबर होती है, यानी कि एक्स बराबर क्या होगा, 43 प्लस 51 यानी कि 94 डिग्री। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बिना बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। यानी कि पैरेलल लाइन का यूज केवल तभी कर पाओगे जब या तो आप उनके कॉमन ट्रांसवर्स लाइन बना लीजिए, या फिर एक पैरेलल लाइन इस तरीके से आप और खींच लीजिए। ये तरीका ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत आसान है। ठीक है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस पैरेलल एंड फाइंड एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से है आपका दो, ये पैरेलल लाइन दे रखी है आपको ना, ठीक है, ओके ना, इस तरीके से, ठीक है भाई। और ये एंगल जो दिया है, ये एंगल दिया आपको 120 डिग्री का, और ये एंगल दिया आपको 135 डिग्री का, ठीक है। मेरी चित्रकला थोड़ी खराब है तो माइंड निकालेंगे, मैं बहुत गंदे गंदे फिगर बनाऊंगा ज्योमेट्री में, ठीक है भाई। और ये दिया है पी क्यू एंड दिस वन इज आर एस, ठीक है, और ये दिया है आपको ओ। तो क्या पूछा आपसे, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस के लिए पूछे। और ये दोनों लाइन जो है पी क्यू और ये आर एस, आपस में पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का यूज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इनके कॉमन ट्रांसवर्स लाइन ना बना ले। तो कॉमन ट्रांसवर्स लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये क्या हो गया, इनके ट्रांसवर्स लाइन होगी। क्यों क्या होगी, ट्रांसवर्स लाइन होगी। और ट्रांसवर्स लाइन है, ये एंगल आपका 120 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपसे पूछा है ये एंगल, क्या पूछा आपसे, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, यानी कि आपसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी, एंगल क्यू एस। अब कुछ भी नहीं करना, ये इस ट्रायंगल में फोकस करेंगे, तो इस ट्रायंगल में कांटा ट्रायंगल में 120 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो, 135 माइनस 120 यानी कि 15 डिग्री। कितना बचा, 15 डिग्री। 135 माइनस 120 यानी कितना बचा, ये 15 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल बचा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, आसान है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
एक आपको इस तरीके से फिगर दे रखी है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और इस तरीके से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, ए बी और सी डी, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट है आपका ओ। ठीक है, ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल है आपका बीटा और ये एंगल है भाई आपका गामा। तो आपसे पूछा है इस फिगर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, और ये जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन सी डी है ये क्या है, आपस में पैरेलल है। लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब देखो, करने के तरीके इसको बहुत सारे, आप यहां से एक पैरेलल लाइन भी खींच सकते हो या फिर इन दोनों को आप यहां पे इस तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए यहां पे क्या करते हैं कि मैंने क्या बोला, जब भी इस तरीके फिगर आई एबीसीडी दो पैरेलल लाइन है और अल्फा बीटा इस तरीके से एंगल बने, तो ये जो बीच वाला बनता है ना, इससे यहां पे एक लाइन इस तरीके से और खींच दीजिए कि जो तीनों के पैरेलल, जो दोनों लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। एबी के भी पैरेलल, सीडी के भी पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या है ये, दोनों के पैरेलल है और ये है आपका एंगल गामा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? अब इसको मैं नाम दे देता हूं ईएफ, मैंने इसको नाम दे दिया सपोज। अब ये जो लाइन ए बी है, जो लाइन ईएफ है, क्या आपस में पैरेलल है और ये एंगल अल्फा है, तो ये ऊपर वाला ये छोटू एंगल क्या बचा, ये एंगल बचा आपका 180 माइनस अल्फा। भाई इस तरीके से ना, ये लाइन ए बी है, लाइन ईएफ है और ये इस तरीके से जा रहा है, ये एंगल अल्फा तो कितना होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इंटीरियर अपोजिट एंगल 180 माइनस अल्फा हो गया। इसी तरीके से बीटा है, तो ये वाला एंगल भाई ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा होगा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा। कोई दिक्कत? अब ये दोनों जो एंगल है, ये क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल पूरा कितना होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, ये होगा आपका 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये होगा कि नहीं? पूरा एंगल 180 प्लस 180, 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये कितना होगा आपका गामा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए तो 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा। तो 360 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई डाउट है इसमें? आसान सवाल है, इजी है, गुड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत आसान है। इसमें दो पैरेलल लाइन आपको दे रखे हैं, सीडी और ए बी। तो एक तो आपकी इस तरीके से होगी और एक आपकी इस तरीके से होगी। क्लियर है? दिस लाइन इज ए बी एंड दिस लाइन इज सी डी, ए बी और सी डी। और यहां पे इस तरीके से आपको फिगर दे रखा है। ये एंगल दिया आपको 35 डिग्री का, 35 डिग्री का। ये एंगल दिया है आपको 110 डिग्री का और ये एंगल दिया है आपको 2x प्लस 15 डिग्री का, 2x प्लस 15 डिग्री का। आपसे पूछा इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू क्या है। तुम आपको देखो बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप यहां पे इसका क्या खींच लीजिए, इस तरीके से पैरेलल लाइन खींच लीजिए, या फिर ये दोनों आपस में क्या ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो इनको आगे बढ़ाइए और इनकी क्या कीजिए, कॉमन डायरेक्ट ऐसे ट्रांसवर्स लाइन खींच लीजिए। तो इसको आगे बढ़ाकर डायरेक्ट लाइन ऐसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ये क्या होगी आपकी ट्रांसवर्स लाइन होगी ना, ट्रांसवर्स लाइन होगी ए बी, डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन होगी और ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है। अगर ये ए बी और सी डी ट्रांसवर्स लाइन है, ये 110 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा, 70 डिग्री का। इंटीरियर अपोजिट एंगल सब 180 डिग्री होना चाहिए, 110 से तो कितने का हो गया, 70 डिग्री का। कोई दिक्कत? अभी 70 डिग्री का हो गया। ये जो ट्राइंगल है इसका क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है 2x प्लस 15। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी कि 2x प्लस 15 बराबर कितना, 70 प्लस 35 यानी कि 105। तो 2x बराबर 105 माइनस 15 यानी कि 90 डिग्री और x बराबर 90 बटे 2 यानी कि 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 45 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हो, बीच में पैरेलल लाइन खींच के भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, ठीक है ना। 22 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखेंगे फिर मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं डिटेल में बता चुका हूं कल। ओके, लाइक आपको पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। एक आपको इस तरीके से कैंची दे रखी है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है भाई। चलिए, ये है आपका एंगल ए, ये है आपका एंगल सी, ये है आपका एंगल बी, सॉरी ये है आपका एंगल एक्स, ये है आपका एंगल एक्स और ये है आपका एंगल बी, ये है आपका ए बी सी। आपसे पूछा है एंगल x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x। तो एंगल x मैंने बताया जब इस टाइप की कैची फिगर हो, 3 वर्टेक्स पे तो बनना है इंटीरियर एंगल और चौथे वर्टेक्स पे ये बनना है इंटीरियर एंगल के अलावा जो एंगल बचे, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला, इसको छोड़ के बाकी जो है ये क्या तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि b बराबर क्या होता है आपका तीनों इंटीरियर एंगल के सम, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस c प्लस x। तो यहां से x बराबर आ जाएगा b माइनस a माइनस c, x बराबर क्या जाएगा b माइनस a माइनस c। और ये आया कहां से, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कर लीजिए कि इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि आपको ट्रायंगल को क्लोज करना है। ये आगे बढ़ाया, अब ये A है, ये सपोज पॉइंट D है, ट्रायंगल A B D में ये A है, ये C है, ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया A प्लस C। अब ट्रायंगल D C O में, मान लेते हैं ट्रायंगल D C O में, क्लियर है ना, ये X है, ये प्लस C है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो B बराबर A प्लस C प्लस X, वही तो है। तो X बराबर क्या आएगा तुम्हारा B माइनस A माइनस C। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, आसान है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, इसमें आपको दो चार नई चीजें भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 23 आपका फिर से वही फिगर दे रखा है कैंची टाइप का, जो इस टाइप से है, क्लियर है, और यहां पे ये इस तरीके से मिल रहा है ना, और ये यहां पे आपका इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। चलिए, ये एंगल दे रखा है आपको कितना, 40 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको 110 डिग्री, और ये मिडिल में जो एंगल बन रहा है वो कितना बना है आपका, थीटा। मिडिल में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनना है, थीटा। ये एंगल दे रखा है आपको अल्फा, ये एंगल दे रखा है आपको अल्फा, ये एंगल दे रखा है आपको बीटा, और ये एंगल दे रखा है आपको बीटा। बीटा बीटा आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है। पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। आसान सवाल है, नया क्वेश्चन है, देखेंगे। तो ये क्या है आपका, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, यानी कि क्या, एंगल बाइसेक्टर है, क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब थी तो कैंची ही बाहर है ना, और हमने इसका क्या कर दिया, एंगल बाइसेक्टर खींचा तो एंगल थीटा ये यहां पे जाके मिला। तो हमेशा मैंने आपको बता रहा हूं कि ये जो एंगल थीटा इस तरीके से बनना, जो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से बना, थीटा की जो वैल्यू होती है, इस एंगल और इस एंगल का क्या होगा, एवरेज होगा। थीटा की वैल्यू जो इसके और इसके सम का क्या होगी, हाफ होगी। तो थीटा बराबर 40 प्लस 110 बटा 2, 150 बटा 2, यानी कि 75 डिग्री। और ये क्या है, ये एक थ्योरम है, ये क्या है, ये एक थ्योरम है कि थीटा की वैल्यू जो हमेशा होगी वो 40 डिग्री 110 डिग्री, इसका क्या होगी, हाफ होगी। थीटा बराबर 40 प्लस 110 बटा 2, हाफ होगी, यानी कितना, 75 डिग्री। ये और ये एंगल जो कुछ भी हो, क्लियर है कि नहीं, 40 प्लस 110 बटा 2 यानी कि हाफ होगी। अब ये आया कहां से, पहले ये मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। दैट मींस ये एक फिक्स्ड थ्योरम है। सपोज आपका 40 की बजाय यहां पे अल्फा हो, आप 110 की जगह बीटा हो, तो ऑलवेज क्या होगा, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या था आपका 40 डिग्री था, और यहाँ पे बीटा की जगह क्या था आपका 110 डिग्री था। तो थीटा बराबर क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखेंगे ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें आप। अब आप यहां पे कैंची पे फोकस करेंगे, ठीक है। कौन सी कैंची पे फोकस करेंगे, ये वाली जो तो मैं अभी आपको बताया ना, मैं उस रिजल्ट पे यहां पे डायरेक्ट यूज करूंगा। ये वाली कैंची आप देख सकते हो, समझदार तो आप हुई। तो यहां से थीटा बराबर जो आएगा भाई, थीटा बराबर आ जाएगा यहां से 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, थीटा बराबर 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा। और दूसरी बाहर जो कैंची है, बाहर जो कैंची, इस पे फोकस कर सकते हो। बाहर वाली कैंची पे फोकस नहीं करो, इस वाली पे करो। ये भी तो है, थीटा बराबर 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ गया। ये भी तो एक कैंची ही है जिसपे मैं रेड रेड कर रहा हूं, ठीक है ना। ये वाली भी तो, ये भी तो कैंची है जिसपे मैं रेड रेड कर रहा हूं। इसमें क्या देख सकते हो कि आप ये 110 डिग्री का, 110 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होगी कि नहीं। 110 डिग्री की जो वैल्यू होगी थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होगी, कौन सी कैंची से, इस पे मैंने रेड रेड किया। यहां से आप देखोगे तो 110 बराबर आ जाएगा थीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है तुम्हारा, थीटा माइनस 40 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, थीटा माइनस 40 डिग्री। यहां से 110 प्लस 40 कितना होगा, 150 डिग्री बराबर 2 थीटा। यहां से देखोगे आप तो 40 डिग्री इधर आएगा, तो थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा बराबर कितना आएगा आपका 40 प्लस 110, और थीटा बराबर 40 प्लस 110 बटा 2। तो एवरेज आया कि नहीं, थीटा की वैल्यू 40 प्लस 110 का एवरेज आया कि नहीं, हाफ आया। दोनों को जोड़ के क्या कर देना, आधा कर देना। तो थीटा बराबर कितना है आपका 75 डिग्री। क्लियर ना, क्या आंसर इस क्वेश्चन का 75 डिग्री। तो चाहे अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी रखियो, आपका आंसर हमेशा 75 डिग्री आना है, क्योंकि ये एक थ्योरम है। अब देखना, एक मैं आपको जादू विद्या दिखाता हूं। जैसे ये 40 डिग्री दिया, 110 डिग्री दिया, और ये थीटा आपसे पूछा, ये 40 डिग्री दिया, 110 डिग्री दिया, ये थीटा आपसे पूछा, यानी कि अल्फा और बीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अल्फा बीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। तो क्या कर सकते हो आप, इसमें से अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। क्लियर नहीं, अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। आंसर आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि आपको थीटा के बारे में सिर्फ ये दिया है, जैसे आपको ये दिया है ना, ये 40 डिग्री दिया है, ये थीटा, ये अल्फा है, ये बीटा। अल्फा बीटा के बारे में कुछ ही पता नहीं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। 110 है, ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा के बारे में कुछ ही पता नहीं, तो अल्फा बीटा के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपका आंसर अल्फा बीटा से क्या एकदम फ्री है, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिविजुअल वैल्यू पे, चाहे उनके सम पे डिपेंड कर रहा हो, चाहे उनके डिफरेंस पे, बाकी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा हो। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू यदि मैं 0 डिग्री पुट कर दूं, तो ये क्या होगा आपका 0 डिग्री, और तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, 0 0 अल्फा 0 0 हो गया। अब बाहर वाली कैंची से देखो, बाहर वाली कैंची से भाई, बाहर वाली कैंची से देखोगे ये 40 डिग्री है, ये मैंने पूरा कितना कर दिया 0, ये कितना है आपका 110 डिग्री है, तो 40 0, तो ये कितना बचा तुम्हारा 70 डिग्री का बचा। कितने का बचा, ये 70 डिग्री का बचा कि नहीं भाई, इनका इसका सम तो होता है 110, तो 0 40, तो ये कितना बचा तुम्हारा 70 डिग्री का बचा। तो ये एंगल आपका पूरा कितने का होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। तो ये बीटा बीटा बाइसेक्टर है, तो 35 35 का बचा, कितने का बचा 35 डिग्री का बचा। क्लियर है, कितने एंगल का बचा 35 डिग्री का। अगर ये 35 डिग्री के एंगल है, तो अब अगर आप अंदर वाली कैंची में देखो, अंदर वाली कैंची में ये 40 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो ये तुम्हारा थीटा कितना है, थीटा है 40 प्लस 0 प्लस 35 आने की 75 डिग्री, यानी अभी भी आपका आंसर कितना है 75 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप कुछ भी रख सकते हो। यहां पे थीटा की चाहे व्हाटएवर आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख दो, आंसर तुम्हारा हिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। मैं आप बता रहा हूं आपको, जैसे आपने यहां पे अल्फा की वैल्यू सपोज रख दी 20 डिग्री, अल्फा की वैल्यू रख दी आपने 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री हो गया, ये आपका 20 डिग्री हो गया। बाहर वाली कैंची में देखो, बाहर वाली कैंची में 110 है, 20 प्लस 20 40 है, 40 40 80, तो सम कितना बचा, सम बचा आपका 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री का बचा, एंगल आपका 30 डिग्री का बचा, क्योंकि हाफ हाफ है तो 15 15 हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा 15 15 डिग्री। अब थीटा कितना आएगा 40 प्लस 20 प्लस 15 60 प्लस 15, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए,
आसान है। लेकिन आप इस तरीके से वैल्यू पुटिंग क्यों कर पा रहे हो, क्यों आपका आंसर आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक फिक्स थ्योरम है, आपका आंसर हिलने वाला है नहीं। 40 + 110/2 हमेशा आंसर आता है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 40 + 110/2 हमेशा होती है। ये बात मुझको पता है, ये बात दूसरे टीचर को पता है, उसको पता है कि एक थ्योरम होती है, आंसर इस पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आपका आंसर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए आएगा ही आएगा, क्योंकि थ्योरम है। थ्योरम अगर पाइथागोरस ने थ्योरम बना दी तो आप उसको कहीं भी कुछ भी रोटेट कर लीजिए, कुछ भी उसमें त्रिकोणबाजी कर लीजिए, वो थ्योरम की थ्योरम रहती है। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन से वैल्यू पुटिंग से बनाने लग जाओगे, आप नहीं बना सकते। आपको वहां पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत ज्यादा थिंकिंग चाहिए। हमेशा वैल्यू पुटिंग और शिफ्टिंग का जो तरीका है हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो एक फिक्स थ्योरम होते हैं, जिनका एक फिक्स स्टेटमेंट होता है। और ज्योमेट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या बहुत सारी थ्योरम जिनका एक फिक्स स्टेटमेंट होता है। जैसे आप यही एग्जांपल ले लीजिए, उन हर क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या एक थ्योरम है, क्या इसका आंसर अल्फा बीटा पे डिपेंड कर रहा है या नहीं डिपेंड कर रहा है। अगर आपको ये बात पता है तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। या फिर सिंपल सी बात है, क्या बहुत लोग कहते हैं कि इससे आंसर जल्दी आ जाता है, पर आंसर जल्दी तो इससे वैल्यू पुटिंग से जल्दी आंसर आएगा कि इससे जल्दी आंसर आएगा? इससे अच्छा तो आप स्टेटमेंट ही रटवा लीजिए, स्टेटमेंट ही रट लीजिए। तो ना आपको स्टेटमेंट भी नहीं रटना है, आप सिंपल सी बातें याद भी रख सकते हो, पर आप बेसिक से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर ये वैल्यू पुटिंग जो है ये आपको बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली आपको अप्लाई करनी है। क्यों? ज्योमेट्री के केस में इसलिए क्योंकि आंसर तो आपका आ जाएगा। आंसर केवल तभी आएगा जब आपका आंसर अल्फा बीटा की टर्म पे डिपेंड ना कर रहा हो। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि आंसर केवल और केवल आपका तभी आएगा जब जो आप जिस क्वेश्चन में चीज अप्लाई कर रहे हो वो एक फिक्स्ड थ्योरम हो, वो आपका एक स्टेटमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब ये एंगल सबको पता है कि ये एंगल कितना होता है, 90 + 40/2 यानी कि 110 डिग्री होता है, सबको पता है। अब ये 40 डिग्री दिया, आपसे एंगल थीटा पूछा है, तो लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि हमको ये थीटा पूछा है, एंगल की वैल्यू तो पता ही नहीं है, हम इसको क्या कर लेते हैं 0 डिग्री मान लेते, तो ये 0 कर दिया, 0 कर दिया। तो ये 40 है, ये 0 है, तो ये एंगल सम तो 180 डिग्री फिक्स होना चाहिए। 40 है 0 तो सम 140 डिग्री फिक्स होना चाहिए, तो 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। 70 70 के होगी नहीं, बाइसेक्ट कर दिया। छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो, ये 0 है, 70 है, तो एंगल कितने का बचा, 110 डिग्री का। तो 0 डिग्री पुट करने से आंसर आ गया। आंसर तो आ गया, पर भाई ये तो बता आंसर आया क्यों? आंसर इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड थ्योरम है कि 90 + θ/2। ये बात मुझको पता है, इसलिए 0 डिग्री पर आंसर आ गया। बट अगर किसी क्वेश्चन में थ्योरम नहीं है तो फिर आप वहां पे आंसर कैसे निकालोगे? वहां पे तो आपको बेसिक जाना ही पड़ेगा। जैसे ये है इस तरीके से, ये एंगल दिया आपको 7x, ये एंगल दिया आपको 6x, ये साइड इसके इक्वल है, और आपसे ये एंगल पूछ लिया, कौन सा एंगल पूछ रहे कि x की वैल्यू बताइए, आपसे पूछ लिया कि बताओ x की वैल्यू क्या है। आप कुछ भी करते रहिए, यहां पे ना तुम 0 डिग्री पुट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ, वैल्यू पुटिंग जो है वो आपको बड़ी सावधानी से रखना है ज्योमेट्री के केस में। जब ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के केस में आप वैल्यू पुटिंग करते हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक ही बाउंडेशन होती है कि ये आपका एंगल आपकी जो वैल्यू है वो 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म ना बनाए। बट ज्योमेट्री के केस में जब वैल्यू पुटिंग करते हो तो जैसे आपने यहाँ पे एंगल 0 किया, एंगल 0 करने का मतलब ये कि आपने ट्रायंगल के बनने की शर्त ही खत्म कर दी। एंगल 0 नहीं होता है, एंगल 0 डिग्री नहीं होता ये ज्योमेट्री के केस में, ठीक है। आपने ट्रायंगल के बनने की शर्त ही खत्म कर दी, क्योंकि जब एक ट्रायंगल बनता है तो बहुत सारी कंडीशंस के साथ बनता है। उसका पेरीमीटर ये होना चाहिए, उसकी दो भुजा कोई किसी भुजा से बड़ा होता है, एंगल की वैल्यू सम 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप बहुत सारी कंडीशन को वायलेट कर सकते हो, तो वहां पे आपका आंसर आने में दिक्कत हो सकती है। शायद आपका आंसर गलत भी आ जाए कुछ केसेस में, लेकिन आप बहुत केयरफुली वैल्यू पुट करोगे जिससे आपका आंसर इजीली सही आए। गुड आउट, ये थोड़ा लंबा भाषण हो गया, बट आप जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि यहाँ पे अल्फा बीटा तो आंसर आपका अल्फा बीटा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको लगेगा कि आंसर तो अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट एक्चुअली डिपेंड करता है। मैं वो भी चीज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान है। दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको इस तरीके से, दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या है, उनकी ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री का दे रखा है। और ये है इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन दे रखी है आपको कि ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल कितने का आपका 90 डिग्री का है। और ये एंगल दिया है भाई आपको x डिग्री। क्लियर? तो पूछा इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और 70 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ये एंगल 70 का है तो भी 70 का होगा, कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये 90 है, ये 70 है, तो ये एंगल कितने का होगा, 20 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। कोई दिक्कत? तो ये 20 है तो ये कितने का बचा, फिर 160 डिग्री का बचा। कितने का बचा, 160 डिग्री का बचा। इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे भी देख सकते थे कि 70 है तो ये 90 है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, अंदर वाला भी 90 होगा। 90 स्ट्रेट लाइन है ना, तो 90 70 इसका एक्सटीरियर है, 90 + 70। शुरू में क्वेश्चन आपके काफी इजी है। ओके, इन द गिवन फिगर एबीसीजे ट्राइंगल, इस फिगर में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। इस तरीके से आपको ट्राइंगल दे रखा है, ओके। ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ठीक है। और यहां पे एक लाइन दे रखी है बी सी, ये ए ई, ये लाइन है आपकी ए, ठीक है। और यहां पे ये मिलाया गया आपका सी से डी, ये 70 डिग्री है, ये 85 डिग्री है,
ठीक है। अब बीसी बराबर दिया है एसी के, यानी कि जो साइड बीसी है ये आपकी एसी के इक्वल है। साइड बीसी जो है साइड एसी के इक्वल है। तो आपसे पूछा एंगल सीएई, एंगल सीएई मतलब आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे कि एंगल सीएई क्या है तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये बात समझेंगे कि अगर सपोज आपको कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें आपकी दो साइड इक्वल है, एबी और एसी इक्वल है, साइड एबी एसी इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होती है तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे एबी और एसी है तो साइड एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। साइड एबी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एबी बराबर क्या दिया आपको, एसी, साइड एबी बराबर एसी, सो ए से ए हटा दीजिए, दैट मींस एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। क्लियर है। तो इसी चीज का, इसी थ्योरम का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। इसमें साइड एसी जो है साइड बीसी के इक्वल है। अगर साइड एसी साइड बीसी के इक्वल है, अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा भाई, आपका 70 डिग्री का ही होगा। कोई दिक्कत, 70 डिग्री का होगा। ये 70 140 हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 40 डिग्री का बचा कि नहीं, पूरे ट्रायंगल में कितने का बचा, 40 डिग्री का एंगल बचा। क्लियर। तो ये एंगल जो बचा आपका 40 डिग्री का बचा। अब ये और ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है, ये 40 डिग्री का एंगल है, तो ये भी एंगल कितने का बचेगा, 40 डिग्री का, क्योंकि ये क्या अल्टरनेट एंगल है। तो दिस एंगल इज 40 डिग्री, तो आपसे ये पूछा था थीटा 40 डिग्री। क्लियर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। नाउ इन द गिवन डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ने क्या जरूरत है, सीधे डायग्राम बनाओ यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 आसान सवाल है, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स पे ज्यादा टफ सवाल बनते नहीं है, आगे फिर भी मैंने अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं। देखेंगे जैसे इस फिगर में एक फिगर दे रखी है आपको, लाइक दैट। इस तरीके से भाई दिखाई दे रहा है आपको, ये दिया है आपको ए, ये दिया है आपको डी, ये दिया है आपको बी, ये दिया है आपको सी, एंड दिस पॉइंट इज ई। नाउ दिस एंगल इज योर 65 डिग्री, एंड दिस एंगल इज योर 75 डिग्री, एंड दिस एंगल इज योर 95 डिग्री। ओके, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एईडी। एंगल एईडी आपसे इस एंगल का मेजर पूछा है, और बीसी इज पैरेलल टू एडी, और ये जो लाइन बीसी है ये आपका एडी के पैरेलल है। तो करिए, इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगेगा, ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड, ज्यादा 5 सेकंड का सवाल है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पैरेलल लाइन अगर उनकी क्या ट्रांसवर्स लाइन अवेलेबल है तो क्वेश्चन सॉल्व, पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्स लाइन अवेलेबल है तो क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व। अभी देखिए, ये देखिए पैरेलल लाइन है दोनों, और ये होगी ट्रांसवर्स लाइन। अगर 65 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 65 डिग्री का होगा। 65 क्यों, अल्टरनेट एंगल है, ये 65 डिग्री तो ये 65 डिग्री। अब ये आपकी पूरी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, 65 + 75 7 6 13 140 डिग्री हो गया। 140 डिग्री तो ये एंगल भी कितना बचा आपका, 40 डिग्री का बचा। ये एंगल कितना बचा आपका, 40 डिग्री का। एंगल 40 डिग्री का बचा, आप भूल जाओ सबको, क्लियर ना। ये 95 डिग्री 40 डिग्री कितना होगा, 135 डिग्री। तो एंगल कितने का बचा इस एंगल में, 45 डिग्री का। कितने का बचा एंगल इस एंगल में, 45 डिग्री का। 95 + 40 135, तो एंगल कितने का बचा, 45 डिग्री का। 180 सम होता है, 180 में से माइनस कर दिए, तो क्या है क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी जल्दी निपटाएंगे हम, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं लेवल को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। ओके, नाउ ये है आपका AB और ये आपका CD, क्लियर है। और ये दे रखा है आपको इस तरीके से। नाउ दिस एंगल इज 54 डिग्री, दिस एंगल इज 2y - 50 डिग्री, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y, ठीक है। आपसे पूछा है एंगल x की वैल्यू क्या है, यदि AB और CD क्या है आपस में पैरेलल है, और आपसे पूछा है एंगल x की वैल्यू क्या है। देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो 54 डिग्री और 2y - 50 डिग्री का होंगे, आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो 2y - 50 बराबर किसका आ गया आपका, 54 डिग्री के। तो 2y बराबर 50 + 54 104, सो y बराबर आ गया 52 डिग्री के। y किसके इक्वल आ गया, 52 डिग्री के। आपसे पूछा है x की वैल्यू, तो ये जो y रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 52। और अब ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है 54 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 54 डिग्री का होगा। ये और ये इक्वल होंगे 54 क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब भूल जाइए, अब इस एंगल में फोकस कीजिए। ये 52 + 54 कितना होगा, 106 डिग्री। तो ये एंगल x कितने का बचा, 74 डिग्री का। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 74 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे इस तरीके से है आपका। एक आपको ट्रायंगल दे रखा है ADE, एंड नाउ दिस इज BC। This angle is 4x + 10 and this angle is 5x - 5 and this angle is 6y - 4 and BC is parallel to DE। और ये जो लाइन BC है ये आपकी DE के पैरेलल है। तो आपसे पूछा है एंगल Y की वैल्यू क्या है, एंगल Y की वैल्यू क्या है। अब BC और DE आपस में पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। सो 5x - 5 बराबर होना चाहिए 4x + 10 के। 5x - 5 बराबर होना चाहिए 4x + 10 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है।
सो 5x माइनस 5 बराबर हो गया 4x प्लस 10 के, तो यहां से x वैल्यू आएगा 10 प्लस 5 15 डिग्री, x के लिए कितना है कि 15 डिग्री। अगर x के लिए 15 डिग्री पर मुझसे क्या पूछा, y पूछा है, तो देखिए 5x माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 माइनस 5 70 डिग्री, यानी कि 5x माइनस 5 ये वाला जो एंगल है कितने का होगा 70 डिग्री का, और ये एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये एंगल फिर कितने का बचा, एंगल 110 डिग्री का बचा कि नहीं, कितने का बचा 110 डिग्री का बचा, 70 प्लस 110 180 होता है, तो 6y माइनस 4 बराबर 180, तो 6y बराबर 110 प्लस 4 कितना होगा 114 डिग्री। सो y बराबर 19 चेक का 114, तो y बराबर कितना आ गया 19 डिग्री। तो राइट आंसर क्या इस क्वेश्चन का 19 डिग्री। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको इस तरीके से दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं भाई, दो समांतर रेखाएं हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और यहां पे दो ट्रायंगल दे रखे हैं इस तरीके से छोटे छोटे प्यारे प्यारे लाइक दैट, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हाँ ये ए बी सी डी, ठीक है, नो ई एफ जी एच आई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि दिस इज पैरेलल टू दिस, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल दिया आपको 45 डिग्री का, दिस एंगल इज 45, ओके। आपसे पूछा एंगल सी एच आई की वैल्यू, यानी कि आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी है, जबकि ये साइड क्या दी है आपस में बराबर दी है, ये साइड क्या दी है आपस में इक्वल दी है, चारों के आपस में इक्वल हैं, ठीक है, चार इक्वल कनेक्टेड लाइन के थ्रू कनेक्ट है। अब अगर ये एडी और ई आई, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये क्या है एक अल्टरनेट लाइन, अल्टरनेट एंगल हो गया 45 45 45 45। अब ट्रायंगल बी एफ जी में देखो, ये साइड इक्वल है, अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा आपका 45 डिग्री का ही एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा, ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा, अल्टरनेट एंगल। अब ट्रायंगल बीडीसी में देखो, ये साइड इक्वल है, तो ये 45 तो ये भी 45 होगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि क्या है आपका अल्टरनेट एंगल है। अब ट्रायंगल सी जी एच क्या है, आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने के कोण बराबर, यानी कि ये भी कितना होगा 45, ये भी 45 है, पूरा 180, तो 180 माइनस 45 से कितना बचेगा आपका 135 डिग्री, कितना बचेगा आपका ये 135 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, इजी था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, यस देखो क्वेश्चन नंबर 31 इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको फिगर दे रखी है लाइक दैट, ठीक है भाई, चलिए। और इसमें ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ई, ये हो गया डी, ये हो गया आपका पॉइंट सी, और ये हो गया आपका पॉइंट एफ, ये हो गया तुम्हारा 50 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री, दोनों 50-50 के दे रखे हैं, और ये एंगल हो गया आपका 20 डिग्री। अब पूछा क्या इसमें, ए बी बराबर ए ई, साइड ए बी और साइड ए क्या है आपस में बराबर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ए बी जो ये सी डी के क्या है पैरेलल है, ये साइन होता है पैरेलल का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई एफ, ए ई एफ मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या है, ये जो एंगल बन रहा है आपका एंगल ए ई एफ, इसकी वैल्यू क्या है, क्लियर है ना, दिस एंगल ए ई एफ इज व्हाट, करिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड्स में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी कितने का होगा आपका 50 डिग्री का होगा, ये एंगल भी कितने का होगा आपका 50 डिग्री का होगा, दिस एंगल शुड बी 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि यार ये एक इस तरीके से दो लाइन रखे ना पैरेलल, ये दो पैरेलल है, और ये एकदम इस तरीके से क्या होगी इनकी ट्रांसवर्स लाइन होगी। अगर एंगल 50 डिग्री का है भाई, तो ये एंगल भी तुम्हारा कितने का होगा 50 डिग्री का होगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल हो गया, सो 50-50 डिग्री के हो गए, तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। अभी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल डीईसी का एक्सटीरियर एंगल हो गया 20-50, तो कितना हो गया तुम्हारा 70, ये 50 70 120, तो एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री, सो आंसर इज व्हाट 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें, इजी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मे बी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वीडियो पॉज करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर भी मैं आपको समझाता हूं, देखेंगे ध्यान से। इसमें इस तरीके से दिया है आपको, यहां पे दिस ये बना हुआ है, उसके बाद नाउ दिस, ठीक है। ये दिया आपको P Q R, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट आपका S है, ठीक है, ये पॉइंट आपका T है, ये पॉइंट आपका U है, ये पॉइंट आपका V है, ठीक है। और आपको ये जो छोटू एंगल बन रहा है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री का, यानी कि एंगल RST इज 30 डिग्री, एंगल STU यानी कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा है एंगल QPR यानी कि दिस एंगल अल्फा, एंगल TUV यानी कि दिस एंगल बीटा, बीटा, इन दोनों एंगल का क्या पूछा है, सम पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, और क्या दिया है, PR इज पैरेलल टू UV, PR जो लाइन है वो आपका UV के पैरेलल है, क्लियर, एंड PQ इज पैरेलल टू
आर एस, और ये जो पी क्यू, ये जो लाइन है ये आपकी आर एस के पैरेलल है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आसान है चीजें, देखेंगे ये जो दोनों लाइन है ये क्या है, आपस में पैरेलल है। क्लियर है? अच्छा, अब पी आर और यूबी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जबकि इनमें तो मुझे कोई इनकी कॉमन ट्रांसवर्स लाइन दिखाई नहीं दे रही। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ा सकते हो आप। क्लियर है? इसको इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई डाउट इसमें? आसान है। आप इसको आगे बढ़ाओगे, देखो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ये अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, अल्फा ही होगा। ये एंगल अल्फा है तो एंगल भी आपका अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है अल्फा अल्फा। कोई दिक्कत किसी को ना? अगर आप इसको ध्यान से देखो, अब ये पैरेलल लाइन है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर है? ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल आपका बीटा है तो ये एंगल भी फिर आपका कितना होगा, ये एंगल भी आपका बीटा का ही होगा। सॉरी, ये एंगल नहीं, ये एंगल आपका बीटा है तो ये एंगल भी आपका बीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत किसी को? बीटा ही होगा भाई। इस तरीके से आपकी दो लाइन दे रखी है और ये एंगल है, तो ये एंगल यदि बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये एंगल यदि आपका बीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, आपका बीटा हो गया। कोई डाउट इसमें? अब ये बीटा है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो गया भाई, ये एंगल हो गया तुम्हारा बीटा माइनस 45 डिग्री। बीटा माइनस 45 डिग्री एंगल हो गया। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 30 है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 30 है, तो ये अल्फा प्लस 30 हो गया, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा आपका 150 माइनस अल्फा। कितना बचा? 150 माइनस अल्फा। भाई ट्रायंगल के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं भाई? ये 30 है, ये अल्फा है, तो सम कितना होगा, 30 प्लस अल्फा। तो तीसरा एंगल क्या होता है, 180 में से माइनस करोगे ना, 180 माइनस 30 150 माइनस अल्फा। तो दिस एंगल इज 150 माइनस अल्फा, दिस एंगल इज 150 माइनस अल्फा। ये बीटा है 45 एक्सटीरियर एंगल, तो कितना बीटा माइनस 45, दोनों एंगल एक्सटीरियर है, तो दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो इक्वल होने चाहिए। 150 माइनस अल्फा बराबर बीटा माइनस 45, तो यहां से 45 इधर आ जाएगा, तो 195 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 195 डिग्री। कोई डाउट इसमें? और भी करने के इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये इजी मेथड है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको ये रूल बता चुका हूं कि जैसे इस टाइप से होता है कोई भी फिगर, क्लियर ना, इस टाइप से कोई फिगर है, ठीक है ना, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ये वाला एंगल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। कोई दिक्कत इसमें? किसका अल्फा प्लस बीटा होता है, कैसे होता है? ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, अल्फा ही होगा। अल्टरनेट एंगल ये अल्फा बीटा, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं? तो ये बात आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे, है कि नहीं? जैसे यहां पे ये आपको फिगर दी है, मैं दोबारा से बना रहा हूं ना, ये आपको एक फिगर दी इस तरीके से डमरू टाइप का ना, सो दिस इज योर डमरू लाइक दैट। ठीक है भाई, ये एंगल 25 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन एपीडी एंड बीक्यूसी, यानी कि आपको अल्फा बीटा के बीच में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा, कुछ नहीं करना। ये 45 है, ये 50, तो कितना होगा 95 डिग्री। अभी तो समझा, अभी समझा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, 45 बने 50 बने तो कितने का होगा 95 का। ये 25 से 60 तो कितने का बनेगा 85 डिग्री का। तो 95 और 85 के बीच का डिफरेंस पूछा है। क्या डिफरेंस है, 10 डिग्री। क्या डिफरेंस है, 10 डिग्री। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपके सीडीएस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या है, आपको इस तरीके से दे रखा है ना, क्लियर, और ये इस तरीके से मिला रखा है आपको, ठीक है, और ये इस तरीके से मिला रखा है, वेरी गुड। ये एंगल दिया आपको सी डिग्री का, नहीं दे रखे हैं कि ए बी सी, और ये दिया डी, ये ई, क्लियर है। ये दिया आपको ए डिग्री का एंगल एंड दिस इज व्हाट एक्स ओ। ये दिया है आपको पाई माइनस बी डिग्री का एंगल एंड दिस इज योर एक्स डिग्री, दिस इज योर एक्स, ठीक है, ओके। और आपसे क्या पूछा, एक्स की वैल्यू पूछिए, आपसे क्या पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए। बहुत आसानी से चुटकियों में सवाल को खत्म कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। देखो, हमेशा आपको एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करना है। आपको क्या फोकस करना है, हमेशा एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करना है, क्लियर है? अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है एक्स, तो ये देखा करो कि कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्स दे रखा है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल निकालना ही मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर ये पाई माइनस बी डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा तुम्हारा, बी डिग्री का होगा कि नहीं भाई? पाई माइनस बी का मतलब 180 माइनस बी होता है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, पाई माइनस बी, तो कितना होगा तुम्हारा, बी डिग्री का एंगल होगा कि नहीं? 180 डिग्री, पाई माइनस 180 माइनस बी है तो ये बी डिग्री का होगा। अब ट्रायंगल ओबीसी में देखो, ये ए है, ये बी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं? अब इसको भूल जाओ, क्या होगा तुम्हारा, ए डिग्री बी डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा। अब इस ट्रायंगल को देखेंगे ध्यान से, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का एंगल, ये क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल। बस क्वेश्चन खत्म। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, तो एक्स डिग्री बराबर क्या है तुम्हारा, सी प्लस ए प्लस बी। एक्स डिग्री बराबर कितना आ गया आपका, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, कुछ भी नहीं।